नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड में चुनावी माहौल बनने लगा है। कई सीटों पर चर्चा अभी से ही शुरू होने लगी है। इन्हीं में से एक है हॉट सीट और ये है धर्मपुर विधानसभा सीट जो अभी बीजेपी के पास है। यहां से विनोद चमोली 2 बार से जीतकर विधानसभा जा पहुंचे हैं और 2 बार यहां की जनता ने अपना आशीर्वाद बीजेपी के विधायक को दिया है। लेकिन 2027 में क्या होने जा रहा है, जनता के मन में क्या है, पार्टी के मन में क्या है, यही जानेंगे आज। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के तेज तर्रार और बेबाकी से अपनी बात रखने वाले विधायक विनोद चमोली जी। बहुत स्वागत सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। विनोद चमोली जी, कैसा लग रहा है? परीक्षा नजदीक है, कैसी तैयारी चल रही है? जो मेधावी छात्र होता है, जो साल भर पढ़ाई करता है, वो परीक्षाओं का इंतजार करता है और अव्वल आने की कोशिश करता है। तो मैं उसी प्रकार से अपना काम करता हूँ। मैं लगातार 5 सालों से काम में लगा रहता हूँ। तो मेरे लिए रूटीन की बात है। एग्जाम आएगा, एग्जाम देंगे। मतलब सिलेबस पूरा हो चुका है, बस परीक्षा का इंतजार है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि पार्टी फिर से भरोसा जताएगी क्या विनोद चमोली पर? टिकट मिलेगा विनोद चमोली को? ये पार्टी के ऊपर है, ये सारा उनके ऊपर। आपकी क्या उम्मीद है? नहीं, आज तक तो टिकट पार्टी नहीं दी है, तो आगे पार्टी तय करेगी। तो आप भी तो कुछ उम्मीद रख रहे होंगे विनोद चमोली के मन में क्या है। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये जानने के लिए कि विनोद चमोली जी के मन में क्या है। मेरे मन में तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतनी चाहिए। टिकट पार्टी का सब्जेक्ट है। मैंने कभी किसी टिकट पर कोई अधिकार नहीं जमाया। पार्टी जो जीत सकता है, जो बेहतर स्थिति में है वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए, उसको टिकट देती है। तो पार्टी अपने सर्वेस कर रही है, चर्चा कर रही होगी और उसके बाद पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव मैदान में उतरेंगे। नहीं तो किसी और के लिए आदेश करे तो उसको चुनाव जिताने के लिए उतरेंगे। चुनाव तो लड़ना है। अच्छा, दावेदार बहुत हैं। ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। कई नेताओं की नजरें हैं, आपकी पार्टी में भी कई नेता तैयारी कर रहे हैं। तो लगता है कि अगर टिकट कटता है इन केस, तो क्या आप उनके साथ देने को तैयार हैं? चुनाव लड़ेंगे ना। कहा तो मैं प्रत्याशी होऊंगा तो भी लड़ूंगा, कोई दूसरा प्रत्याशी होगा तो उसके लिए भी लड़ूंगा। लेकिन एक झटका लगेगा। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ना। लेकिन एक झटका लगेगा। कोई झटका नहीं लगेगा। दर्द होगा? कोई दर्द नहीं होता। हमें क्या दर्द होना है, तो चुनाव लड़ चुके। अच्छा, जितना आपने उम्मीद की थी कि आपको मौका मिलेगा अपने क्षेत्र में काम करने का, तो देखिए 2 बार से मौका मिला है। वहां की जनता ने आपको दिया मौका और आपकी पार्टी ने भी भरोसा जताया। क्या काम पूरा हो चुका है या अभी भी लगता है आपको बतौर एक विधायक कि अभी बहुत काम बाकी है? अभी काम बाकी है। पूरा तो नहीं कह सकते, बहुत काम हो रहा है, हुआ भी है। लेकिन मेरा जो क्षेत्र है वो डेवलपिंग एरिया है। वहाँ लगातार नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और नई नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, नई नई चुनौतियाँ खड़ी हैं। तो वहाँ काम निरंतर बना रहता है। तो ये नहीं कह सकते आप काम कभी खत्म होता है। एक काम होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, लेकिन काम निरंतर हो रहे हैं और लोगों की आवश्यकता अनुसार काम चल रहा है। अच्छा, आपका एक बयान आया था कि अभी धर्मपुर की जनता को 10 साल विनोद चमोली को और झेलना पड़ेगा। कि झेलना शब्द क्यों इस्तेमाल किया आपने अपने लिए? क्या वाकई में लगता है जनता आपको झेल रही है? ऐसा नहीं है, वो एक व्यंग था। अच्छा। मजाक में बात हो रही थी। लेकिन जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, तो मेरा ये मानना है कि अभी 2 टर्म बीजेपी वहाँ पर अभी और रहने वाली है। अब 2 टर्म बाद का तो ऐसा सब नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 टर्म कम से कम बीजेपी वहाँ और रहने वाली है। तो वो जो भी प्रत्याशी होगा जीतेगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि अभी बहुत काम बाकी है, कितना % में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितना % काम रह गया है और कितना हो चुका है? मैंने जो कहा है, जो मेरा असेसमेंट है, लगभग 80% काम मैं वहाँ पूरा कर चुका हूँ, जो पुराने क्षेत्र हैं। लेकिन नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं तो काम खड़े रहते हैं। तो उसको 100% करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेवलपिंग एरिया है। अगर डेवलपिंग एरिया नहीं होता तो हम उसको 100% भी ले जाते। तो जब तक हम कुछ काम पूरा करते तब तक नए क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं, तो काम बना रहता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 80% काम लगभग उसमें हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, 2027 में आपको कंपटीशन कितना नजर आ रहा है? देखिए, पहले सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि क्या पार्टी दोबारा से हमें चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर नहीं। और देखिए, इस बार कंपटीशन टफ इसलिए भी हो जाता है टिकट को लेकर, खासतौर पर कि सामने से जो आपका कंपटीशन था वो अब आपकी पार्टी में आ चुका है। दिनेश अग्रवाल जी
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही आपका टिकट काट दे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे सामने। हाँ। और नहीं ऐसा कभी संज्ञान में आया है ना। तो वो नहीं, कोई अक्सर ये बीजेपी जो है ना, नया चेहरा कोई आता है तो उन पर ज्यादा भरोसा तो जता कोई देती बात है। नहीं, 2 बार मैंने उनको हराया है, इस बार जिता भी दूंगा अगर आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, बड़े भाई है मेरे। मतलब तब तो कंपटीशन था, अब कंपटीशन नहीं होगा। वो मेरे लिए बीजेपी में आए हैं, हाँ। मेरे आग्रह पर आए हैं, तो हमको भी तो उनके प्रति समर्पण चाहिए ना। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि कोई अपना दोस्त नहीं होता, कभी भी कोई दुश्मन हो जाता ये है। गलत लोगों द्वारा ये एग्जाम्पल सेटअप किया जाता है। अरे राजनीति में भी इंसान ही होता है, इंसान में फर्क होता है। हाँ। राजनीति में सारे लोग ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। मतलब दिनेश अग्रवाल जी को अगर चुनावी मैदान में धर्मपुर सीट से उतारा जाता है तो विनोद चमोली जी उन्हें जिताने के लिए काम चुनाव करेंगे। संयोजक मैं ही होऊंगा, कौन होगा और भी। अच्छा, क्योंकि आप देखिए 2 बार मेयर भी रह चुके हैं। अब क्योंकि ये मॉनसून चल रहा है, आप हमारे स्टूडियो तक भी पहुंचे होंगे, तो रास्ते में कितना जल भराव था वो तो आपने भी देखा होगा, और मुझे लगता है कि समय भी शायद आपको इसलिए लगा होगा। ये जो जल निकासी की समस्या है देहरादून में, ये दूर क्यों नहीं हो पा रही है सर? देखिए ऐसा है, देहरादून काफ़ी बढ़ गया है और जो अनियंत्रित विकास हुआ है उसमें जो जल निकासी के जो रास्ते थे वो लगभग सब बंद हैं इस समय, दिक्कतें हैं। और इसके कारण जब मैं मेयर था तो उस समय मैंने कहा था कि देहरादून में एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान आना चाहिए, और वर्तमान में वो बन रहा है, इस समय वो चल रहा है। और अगर उसके टोटल कॉस्टिंग मैं करूँगा 10,000 करोड़ का कम से कम उसको जाना है आगे। तो उसमें कुछ फेजेज में वो शुरू होने जा रहा है जो मैंने उस समय स्टार्ट किया था। लेकिन ये बात सही है कि देहरादून का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे में नहीं हो पाया है, उसके कारण ये समस्या बनी हुई है। स्पॉट पकड़ के तो हम लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे शहर की हम बात करें तो उसके लिए बड़ा प्लान की आवश्यकता है ही है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ परिणाम उसमें दिखाई पड़ेंगे। अच्छा सर, आपका एक बयान भी खूब विवादों में रहा था जब बीजेपी की एक विधायक ने कहा था गैरसैंण में ठंड लगती है। उस पर जब पत्रकारों ने आपसे सवाल पूछा तो आपका बड़ा ही अग्रेसिव मोड सामने आया था। तो क्या आपको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को इतना ज़्यादा गुस्सा शोभा देता है? नहीं, सिचुएशन होती है। सिचुएशन क्या है कि वो विषय मेरा था नहीं, वो तो दिलीप जी का विषय था। उस पर कांग्रेस का कुछ व्यंग आया था वो कि भाजपा के विधायकों को रजाई चाहिए, हीटर चाहिए। वो सूर्यकांत धस्माना जी का एक बयान था, आपने देखा होगा। उसको लेकर पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया, मैंने अपनी बात कह दी थी उसमें। लेकिन बार बार आप ही के चैनल के एक पत्रकार द्वारा इतना ज़्यादा उसमें वो किया गया, तो मैंने एक सामान्य बात कही, उसको आप लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दिया, उतना वो था नहीं। अच्छा। मैंने उसको सिर्फ ये पूछा था, भाई तुम एक बताओ कि क्या तुम अपने पिताजी को 70-80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बिना ठंड का इंतजाम किए भेज सकते हो क्या? एक सवाल है ये, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा उस ढंग से ले लिया गया, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था उसमें कोई इंटेंशन। लेकिन क्योंकि अब कई बार पत्रकार भी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आदमी को, भाई आप इंसान तो है ना, सवालों की भी मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मीडिया से हैं तो आप कुछ भी किसी भी तरह से कितना भी आप जबरदस्ती कर दे किसी सवाल पर। आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तो ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हमको मर्यादित रहना है तो सवालों को भी मर्यादित होना है। सवालों की भी मर्यादा होती है, उसको भी लेकर थोड़ा विचार करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन की मांग थी या बहुत ही जल्दबाजी में आपने ये रिएक्ट बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है वो, और कोई गैरसैंण में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम लोग जाते हैं, रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई वो मेरा बयान भी नहीं था, वो दिलीप रावत जी का बयान था। लेकिन वो जिस ढंग से पूछा गया तो उस पर मुझे थोड़ा सा आपत्ति हुई और उसके रिएक्शन में वो बात आई। लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं उसमें। नहीं भी कहते तो अच्छी बात थी, बिल्कुल कह गए तो कह गए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और शब्दों की मर्यादा। देखिए एक बड़ी समस्या हो गई, हर आदमी जनप्रतिनिधि से तो बहुत मर्यादित होने की अपेक्षा करता है, अपने में मर्यादा भंग करता रहता है। ये क्यों? जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर में वो बैठते हैं, ठीक है ना। बहुत उम्मीद हम अगर लोग नहीं, सुन लीजिए ना, हम अगर लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं तो हमको ही मर्यादित होना चाहिए और बाकी अमर्यादित होकर निरंकुश हो जाने चाहिए लोग। क्या ये ठीक है? ये जिन लोगों को आपने उस लेवल पर बना के बिठाया है, क्या उनके प्रति आदर भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए क्या?
जो उम्र के उस पड़ाव पे हैं, जिन्होंने 40-40 साल समाज को दे दिए हैं, क्या उनके प्रति आदर भाव नहीं होना चाहिए क्या? हमारे बच्चे की छोटी उम्र के, और वो बच्चे हमको किसी भी ढंग से कुछ भी बोल जाएं और हमको मर्यादित रहना चाहिए, उनको अमर्यादित होना चाहिए। वो ना बुजुर्ग का ख्याल करें, ना हमारे उस लेवल का ख्याल करें कि भाई ये आदमी इतने साल से काम कर रहा है, इसी कुछ सेवाएं भी होंगी समाज के लिए, शहर के लिए। तो मर्यादा शब्द जो है सिर्फ एक के लिए लागू नहीं होता है, मर्यादा सब हर स्तर के लिए होता है। अगर बाप की मर्यादा रखे तो बेटे को बेटे की मर्यादा रखनी पड़ेगी। नहीं, आई एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन इन दिनों क्या है कि चलन चल चुका है, अगर मीडिया सवाल पूछता है तो नेता सामने से माइक पर हाथ मारते हैं। नहीं, इस तरीके का रिएक्शन नहीं, वो तो हम लोग नहीं करते। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी। लेकिन मेरा एक सुझाव है, आप भी मेरे बच्चे की तरह सुझाव है कि सवालों की भी मर्यादा चाहिए, ठीक है ना। अरे शायद आपके कोर्स में बताया भी जाता होगा कि सवालों की मर्यादा होनी चाहिए। आप जिस व्यक्ति को भी सवाल के लिए भेज रहे हैं वो उस व्यक्ति को भेजें जिसको उसकी मर्यादा का पता हो कि उसको सवाल किस ढंग से पूछना है, कितना पूछना है। हम तो जिंदगी भर सवालों के जवाब ही देते हैं, मीडिया को ही फेस करते हैं, लेकिन कभी कोई सिचुएशन ऐसी कैसे आ जाती है तो उसमें सिर्फ अकेला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे करते होते तो 40 साल से यही कर रहे होते ना। आपका कहना है कि एक्शन का रिएक्शन होता है इस तरीके से। चलिए ठीक है, वहाँ थोड़ा मर्यादा दोनों तरफ की बात है। हम नहीं भी कहते तो क्या खराबी थी, हम चुप हो जाते, लेकिन रिएक्ट कर गए तो इसलिए वो बात आ गई। लेकिन कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था उसमें, वो थोड़ा सवालों की मर्यादा पार कर गए। अच्छा, एक और आपका बयान था, बहुत सुर्खियों में रहा वो, कि उत्तराखंड जो है वो धर्मशाला बनता जा रहा है, बाहर से आकर लोग यहाँ पर बसते जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि जो आपने ये कहा इससे आपके ही क्षेत्र के कई वोटर्स आहत हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो किस कंटेस्ट में कहा गया आप उसको समझिए। पहाड़ के कंटेस्ट में बात हो रही है, ठीक है ना, पहाड़ के कंटेस्ट में बात हो रही है। पहाड़ में जितने लव जिहाद के मामले इस बीच में हुए हैं क्या कम है क्या वो आई ओपनिंग नहीं है पहाड़ के लिए? आज जो हालत पहाड़ों की हो रही है, जितना असुरक्षित माहौल वहाँ हो गया है, वो जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए? मैंने ये तो नहीं कहा कि कौन आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, मैंने एक जनरल बात कही कि पहाड़ में लोग आ रहे हैं, उसके बाद जिस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं तो वास्तव में धर्मशाला तो नहीं है ना। आप गाय बगाए जब मर जाए वहाँ पर किसी भी मेरी बच्ची को लेके जाएं, लोगों को गुमराह कर दें, तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप जहाँ आ रहे हैं वहाँ का प्रति आदर भाव भी तो रखिए, नहीं रहना चाहिए। तो उस कंटेस्ट में वो बात कही गई। अच्छा, आपने लव जिहाद का अभी जिक्र किया, तो अभी क्योंकि हालिया ही ये एक मामला है इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। लव जिहाद को लेकर नेताओं की बात करें या सोसाइटी के लोगों की भी बात करें, डबल स्टैंड क्यों नज़र आता है? अगर आप अच्छे खासे नामी हैं, आपके पास पैसा है, तो आपके लिए कोई लव जिहाद नहीं है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो इसे लव जिहाद नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी आमिर खान ने जिस तरीके से तीसरी शादी रचाई है, उनकी तीसरी पत्नी है, और ये तीसरी पत्नी भी हिंदू समाज से है। एग्जैक्टली, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, इसे लव जिहाद का नाम क्यों नहीं दिया जाता? देना चाहिए। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने बोला भी इस बात को कि भाई तुम्हें हिंदू की लड़कियां क्यों पसंद आती हैं, तो इतना हल्ला इसमें क्यों नहीं होता? तो वो एक बड़ी बात है ना, एक समर्थ को नहीं दोष घुसाई, ये बोला है ना बाबा तुलसीदास ने। तो संभव तो वही चीजें लागू होती होंगी, लेकिन कायदे से डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात कही गई है तो दोनों तरफ होना चाहिए। दूसरा ये है कि दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक स्थिति में क्या है कि लड़की मैच्योर है, आदमी मैच्योर है, वेल ऑफ है, उनका आपस में संबंध है, वो रह रहे हैं, शादी कर लेकर। एक ही होगा कि आप किसी को लालच देते हैं, किसी को गुमराह करते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं और उसके बाद ले जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों स्थितियों में फ़र्क है, तो इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे पहाड़ों पे तो यही स्थिति होती है कि बाहर से आदमी गया, उसको अपने प्रभाव में लिया और उसके बाद उसको ले गया। तो वो स्थितियाँ ठीक नहीं है, उसके कारण दिक्कतें खड़ी हुई है। पहाड़ में आपने देखा कई बार पुरोला बंद हुआ, कहीं श्रीनगर में ये मामला चला, और भी पहाड़ में कई जगह ये मामले चले, तो वो हमारी चिंता का विषय है। तो उसको लेकर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पूरी विधानसभा में चर्चा डेमोग्राफी हुई है। आज माननीय मोदी जी यहाँ आकर उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, इस पर अपने भाषण का हिस्सा बनाते हैं उसको, बड़ी बात है ना। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा मसला है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे घुसपैठिए हैं जिसको लेकर हम लोग चिंतित है, जिस पर काम कर रहे हैं जी।
यहाँ समय समय पर पाकिस्तानी नागरिक भी पाए गए हैं, बांग्लादेशी नागरिक भी पाए गए हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? तो इस कंटेस्ट में बात तो करनी पड़ेगी ना आपको विधानसभा में। अच्छा विनोद चमोली जी, आप पहाड़ के हितैषी रहे हैं, हमेशा आप पहाड़ के हित में ही बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर चुनाव लड़ने के लिए आप मैदानी सीट क्यों चुनते हैं? ना, हमने कोई सीट नहीं चुनी, मैं तो शुरू से यही हूँ। मैं तो नहीं, फिर मैदान की तरफ रुख करेंगे क्या? नहीं, मैं 27 में कुछ इस तरीके का प्लान हो? न, मैदानी तो है, कहाँ जाएंगे? और मैं सभासद यहाँ रहा, चेयरमैन यहाँ रहा, मेयर यहाँ रहा, आपका विधायक यहाँ से हूँ, तो मैं तो शुरू से मैदानी क्षेत्रों में ही हूँ ना। लेकिन पहाड़ की चिंता करता हूँ, क्योंकि पहाड़ की चिंता इसलिए करता हूँ कि मेरा मूल पहाड़ है, मैं बचपन में रहा हूँ और मेरा आज भी वहाँ पर सारा सेटअप है पूरा पहाड़ पे। और इस राज्य को जो बनाया गया था वो पहाड़ की प्रॉब्लम को देखते बनाया गया था। जो राज्य की मूल अवधारणा थी वो पहाड़ के हितों को लेकर थी और उसी के लिए संघर्ष हुआ था। तो स्वाभाविक बात है कि हम जो देहरादून में रहने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, देहरादून में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पूरे देश के अंदर बहुत कम शहरों में है। हम तो उस लेवल के लोग हैं, लेकिन राज्य की स्थापना कोई देहरादून के लिए तो नहीं हुई थी, राज्य की स्थापना पहाड़ के लिए हुई थी। तो अगर पहाड़ के हितों की अनदेखी कहीं आती है या तो उसमें हमारा क्या मोटिव खत्म होता है। हमारा मोटिव वही था कि पहाड़ के हितों, तो उसके लिए बात करनी पड़ती है, इसलिए पहाड़ के लिए बात होती है। और हम ही नहीं करते, सारे लोग करते, जो मैदान के हमारे तमाम विधायक हैं, मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, वो भी पहाड़ के हितों में बात करते हैं। तो उसी रूप से उसको देखा जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आप पहाड़ से आते हैं, वहाँ पर भी पूरा सेटअप है, तो क्या 27 में अगर मौका यहाँ से नहीं मिलता है तो क्या आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं कि आप पहाड़ की तरफ रुख करना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए? मेरी पार्टी तय करेगी, मैंने क्या करना है। नहीं, कुछ तो मन होगा ना आपका कि कुछ इस तरीके का प्लान अगर आपने तैयार। बहुत ज्यादा मन नहीं हुआ करता है। अच्छा, अब हम उस स्थिति में आ गए, पार्टी हमको कहाँ उपयोग करना चाहिए कर लेगी। अच्छा, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, इतने 40 साल से लगातार काम कर रहे हैं। अब हम तो पार्टी के लिए कहाँ उपयोगी हो सकते हैं, हमारे कारण पार्टी कहाँ मजबूत हो सकती है। सही बात कह रहे हैं आप, मन की कोई बात नहीं होती, क्योंकि मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन देखिए विस्तार हुआ तो हमारे मन से क्या होता मौका है? नहीं मिला, पार्टी अपना करेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि मन की बात नहीं होती। नहीं, मन का विषय नहीं ना, ये पार्टी का सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी का सब्जेक्ट है कि कार्यकर्ता को किन परिस्थितियों में कहाँ उपयोग में लेना है, और जहाँ उसका बेस्ट उपयोग हो सकता है पार्टी वहाँ उसका उपयोग करती है। अभी सब्जेक्ट तो पार्टी पे चला गया ना, मेरे हाथ में तो रहा नहीं। जो चीज मेरे हाथ में नहीं उसका मन मैं क्यों बनाऊं? हाँ, जो जिसके लिए मैं निर्णय ले सकता हूं वो मैं अपना मन बना सकता हूं। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कोई निर्णय लेने का अपने बारे में। अच्छा, कैबिनेट विस्तार में जगह क्यों नहीं दी गई विनोद चमोली जी को? इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है आपको काम करने का, और हर जगह उम्मीद भी यही की जा रही थी कि शायद आपको मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? पार्टी वालों ने मुझे बताया तो नहीं कि तेरे को क्यों नहीं बनाया। तो पूछा तो होगा सर आपने सवाल? मैं नहीं पूछा। अच्छा, सवाल नहीं पूछते? नहीं जानते आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। नेवर टॉक टू एनीबॉडी। अच्छा, अपने बारे में कोई, मैं बेबाकी से बात करता हूँ समाज के लिए, संगठन के लिए, अपने लिए नहीं। व्यक्तिगत तौर पे कभी बात कर, मैं अपनी बात कभी भी अच्छा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखता, मेरी आदत है इसको नहीं करता। मैं उस मेंटल स्टेट पे आ गया हूँ, मैं नहीं करता इन चीजों को। अच्छा, मैंने पार्टी का हाथ में छोड़ा हुआ, वो जैसा चाहेंगे मेरा उपयोग करेंगे। अच्छा, जिस समय पर कैबिनेट विस्तार हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो नए मंत्री बने हैं उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सही टाइम मिला है? अब जितना भी टाइम मिला दिखानी चाहिए, दिखाएंगे और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं 27 में लाभ भी मिलेगा। दिलीप रावत जी का आया था बयान, उन्होंने कहा कि भला 6 महीने में हो ही क्या जाएगा, इस तरीके का बयान। नहीं, ऐसा नहीं है, काम करने वाले को तो समय थोड़ा भी मिलेगा तो अपना कहीं ना कहीं काम तो दिखाएगा ना। तो पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं, तो जो बने वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दिख रहा है अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, महेंद्र भट्ट जी की बात करें, तो क्या उनके कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं क्या पार्टी के नेता? क्योंकि वो जो नसीहत देते हैं वो नेता मानते हुए नजर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं, सब मानते हैं, कौन नहीं मानता बताइए ना। अभी गामा जी को नसीहत दी गई थी कि आप सोशल मीडिया पर आप दावेदारी नहीं कर सकते। माना ना उन्होंने? कहाँ माना? अभी तो देखिए 2 दिन पहले फिर से उन्होंने अपना पोस्टर जारी कर दिया। ऐसा नहीं है, देखिए दावेदारी के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि आप दावेदारी करते करते पार्टी की अनुशासन की सीमाएं न लाएंगे। जैसे क्षेत्रों में जाकर भाई यहाँ ये काम नहीं हुआ, वहाँ वो काम नहीं हुआ। आखिरकार होता क्या है कि कल जब चुनाव चलेगा तो इन्हीं लोगों को आगे जवाब देने होंगे पब्लिक को। तो हम ऐसी परिस्थितियाँ पैदा न करें कल हमारे पास ये जवाब ना हो। तो आप विधायक के कामों को कम तराकें या सरकार के कामों को कम तराकें, ये छूट नहीं दी जा सकती। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे सब लोग अपना अपना डालते हैं
कोई किसी बहाने से डालता, कोई किसी बहाने डालता, लेकिन अपने को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए तो कहीं मना नहीं किया भट्ट जी ने। जो लेकिन उन्होंने इसे कहा अनुशासनहीनता बताया था नहीं, तो- महेंद्र भट्ट जी ने। नहीं, तो उन्होंने उसी को बताया था जो उसमें ये बात आ रही थी कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ काम नहीं हुआ, इस बात को कहा था। अच्छा, कि अपनी मंत्री की पोल मत खोलिए। पोल की बात नहीं है, आप भाई कमियां तो रही जाती हैं, आप कितना भी काम करेंगे, आप थोड़ा बहुत कमियां तो रही। जैसे मैंने कहा कि मैंने 80% काम पूरा कर लिया, तो 20% काम तो आज भी बाकी होगा ना, तो वहाँ तो आप जाके कह ही सकते हैं ना कि हाँ साहब ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो 100% तो कोई भी नहीं दे पाएगा ना, थोड़ा बहुत तो कमियां रहती हैं। अब उस कमियों के आधार पे आप सारे कामों को ये कर देंगे साहब कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये उचित नहीं है। तो वही महेंद्र भट्ट जी ने कहा ऐसा मत करो, ठीक नहीं है। और उस दिन के बाद से मैं देख रहा हूँ कि गामा जी ने अपने आप को बहुत नियंत्रित किया है और बहुत सीमित तरीके से ही वो अपने को आगे कर रहे हैं, तो वो ठीक कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत। अच्छा, आपको लग रहा है कि 2027 के लिए बीजेपी के लिए बहुत कंपटीशन होने वाला है अब? क्योंकि देखिए, विपक्ष को तो आप लोग कहते हैं कि कमजोर है, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर ही जो गतिविधियां चल रही है, क्या लगता है कि वो रोड़ा अटका सकते हैं पार्टी के लिए? क्या गतिविधियां चल रही? जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात कर लें, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बात कर पार्टी के लें। अंदर थोड़ा ना गतिविधियां चल रही है, पार्टी के अंदर क्या नहीं गतिविधियां? तो प्रभारी जी तो आएंगे ना सर। भाई पार्टी ने, वो तो पार्टी देखेगी अभी क्या होता है, अभी आगे चल के थोड़ा वेट करिए। लेकिन ये है कि उस वाले में भी लोगों ने डिमांड की हमसे, पहले SIT बैठी, 3 लोग आज जेल में हैं। उसके बाद लोगों ने डिमांड की CBI जांच हो, जो हमने जांच बिठा दी है। अगर जांच में कोई गलत पाया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होगी, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, ये तय है। लेकिन जांच तो जांच होगी, सरकार का काम करने के तौर तरीका तो होगा ना, तो सरकार अपना काम कर रही है। नहीं, पहले दुष्यंत गौतम जी को थोड़े दिनों के लिए उत्तराखंड से दूर रखा गया, उसके बाद फिर नितिन नवीन जी आते हैं, तो फिर दुष्यंत गौतम जी आ जाते हैं, तो क्या क्लीन चिट दे दिया है बीजेपी ने उन्हें? बीजेपी कौन होती क्लीन चिट देने के? भी किसी को जब तक कोई अपराधी साबित नहीं होता है, आप कैसे किसी को सूली पे चढ़ा सकते हैं? अपराधी साबित तब होगा जब CBI बोलेगी। CBI अपनी जांच कर रही है, जिस दिन अपराधी साबित होंगे उस दिन सिर्फ दूर करने की बात नहीं, फिर तो कानूनी कार्रवाई की बात होगी। फिर ये विषय नहीं है कि आप उत्तराखंड से दूर रखें, फिर तो कानूनी कार्रवाई की बात होगी। लेकिन पहले CBI अपनी जांच तो पूरी करे, अगर उसमें कुछ निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी ना। जब तक नहीं निकलेगा आप किसी भी अपराध साबित कर सकते पहले ही, आपको वेट तो करना पड़ेगा ना। जांच चल रही है, अब जांच में अगर अपराधी साबित हो जाएंगे फिर तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। फिर क्या दिक्कत है? फिर ये बातें थोड़ी ना करेंगे आपकी सब यहाँ से दूर रखें, वहाँ से दूर रखें, फिर तो बात कानूनी कार्रवाई की आएगी, वहाँ सरकार देखेगी। गतिविधियों की बात करें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मसला हो, कई ऐसे मसले सामने आ रहे हैं जिसे पार पाना पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। आप गदरपुर की बात कर लीजिए, गदरपुर में बीते समय में जिस तरीके से गदर मचाया पार्टी के नेताओं ने, क्या लगता है ना कि ये थोड़ा सा टफ टाइम दे जाता है बीजेपी को? कुछ नहीं, सब नियंत्रण में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आप छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। ठीक है, 2027 में धर्मपुर का विधायक कौन होगा? भाजपा का होगा। 2027 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा का होगा। बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं आप। भाजपा का होगा, स्वाभाविक है, बाकी तो पार्टी के काम। अच्छा, 10 साल बाद विनोद चमोली खुद को कहाँ देखते हैं? पहाड़ पे। पहाड़ पे? यानी कि जो हम आपको इंडिकेट कर रहे थे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, तो करेंगे, जो भी करेंगे पहाड़ में अपना काम करेंगे, गाँव में रहेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब राजनीति छोड़ देंगे? हाँ, अगर पार्टी काम खत्म कर देगी तो हम चल देंगे। तो अभी तो आपने कहा कि हम साथ रहेंगे, चाहे हमें चुनाव लड़ाया जाए या ना लड़ाया जाए। तो अभी की बात हो रही है, आप 10 साल बाद की बात कर रहे तो हैं। 10 साल बाद फिर क्या आप राजनीति से? तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तक, भाई उम्र हो रही है। 10 साल बाद मैं 75 साल पूरा कर चुका हूँ। आप 10 साल बाद बोल सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री भी तो हो सकता हूँ उत्तराखंड का। नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैंने कहा आपको पहले से ही। ठीक है, अगर एक दिन के लिए CM धामी की कुर्सी आपको मिलती है तो क्या करेंगे? क्यों मिलेगी? क्यों, आप बनना नहीं चाहते हैं? एक दिन के लिए क्यों बनना चाहेंगे? अच्छा, 5 साल के लिए बनना चाहेंगे? जब बनेंगे तब देखेंगे। ठीक है, विनोद चमोली की पहली पसंद क्या है, पहाड़ या मैदान? देहरादून, पहाड़ भी और मैदान भी। नहीं सर, एक चूज करना पड़ेगा आपको, फंस गए आप यहाँ। पहली पसंद तो पहाड़ी है मेरी, इसमें कोई दो राय, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहाड़ पसंद, यही तो सवाल मैंने आपसे पूछा था। पसंद आपकी पहाड़ है, लेकिन चुनाव आप मैदान से लड़ते हैं। नहीं, लड़ते नहीं, मैं शुरू से यही आया ना, मैं सक्रिय यही हुआ तो क्या करता। अच्छा, हाँ, लेकिन गाँव है मेरा भाई, पहाड़ है। ठीक है, विनोद चमोली की पसंद मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, आप क्या बनना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया जाता? मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है। क्यों? पार्टी की पसंद तय करती है। अच्छा, मतलब आपने सब त्याग दिया है, जो पार्टी कहेगी वो विनोद चमोली जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सन्यासी। ठीक है, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे विनोद चमोली?
जिसको टिकट देंगे उसको जिताएंगे अच्छा और कई सीटों पर काम करेंगे। अच्छा, जिताकर फिर पहाड़ चले जाएंगे? नहीं, पहाड़ क्यों जाएंगे, पहाड़ अभी तो तो 10 साल आपने- बाद जाएंगे ना। अच्छा अभी तो 10 साल तो है ना मेरे पास। ठीक है, उत्तराखंड के लिए एक शब्द में अगर कुछ कहें तो? देखिए, उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है, बहुत सुंदर प्यारा सा प्रदेश है। यहाँ पर आपसी सौहार्द बना रहे और पर्वतीय क्षेत्र की जो विकट समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं वो उनका समाधान हो, उसमें हम लोग सहयोगी साबित हो सके, यही अपना मानना ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए एक शब्द? बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। धर्मपुर विधानसभा के लिए एक शब्द? हम जीत रहे हैं। अच्छा चलिए, अब विपक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। विपक्ष को आज आप कहां देख रहे हैं? कितना टफ कंपटीशन विपक्ष दे सकता है 27 में? मुझे लग रहा है पिछली बार से आसान हो गया ये चुनाव हमारे लिए, बीजेपी अच्छा। के लिए, क्योंकि जितना झगड़ा कांग्रेस में इस समय है इतना पहले कभी देखने में आया नहीं। और बहुत विवाद हैं उनके, वो आपसी विवाद ही नहीं सुलटने वाले। और चुनाव तक ये विवाद इतने बढ़ेंगे कि वो आपस में वो समेट नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इतना बिखराव उनके अंदर हो गया है कि वो समेट नहीं पाएंगे। तो मुझे जो परिस्थितियां लग रही हैं, दूसरा उनका अपना एजेंडा भी अभी सेट नहीं है कि किन बातों को लेकर वो चुनाव में जाने वाले, कोई बड़ी बात वो नहीं कर पाते, कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस रहेगी। अच्छा, बीजेपी को लेकर जो दावे करती है विपक्ष और कांग्रेस बार बार, जिस तरीके से कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कौन से विधायक हैं, क्या नाम है, इसे रिवील नहीं किया जाता है, लेकिन बार बार में इस तरीके की बातें कही जाती है। कुछ नहीं, वो भ्रम क्या फैला- आप लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है? हमसे कौन संपर्क करेगा, मैं संपर्क करेगा तो बीजेपी में आ जाएगा। अच्छा इसलिए हमसे वो संपर्क ही नहीं करते। जैसे दिनेश अग्रवाल जी आ गए, आपने कहा कि मेरे बुलाने आए पर आ ना, गए। भाई साहब मेरे पास आ गए ना, अच्छा। मेरे साथ आ गए। तो ऐसा नहीं है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं हाँ। जनता के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी का कोई आदमी कहीं जाने वाला नहीं है। डूबती नाव में कौन बैठेगा? अच्छा। अरे दुनिया ऊपर की ओर जाती है, नीचे कौन जाएगा? डूबते सूरज के साथ कौन खड़ा होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं जाने वाला। नहीं तो ऐसा तो हुआ है ना, देखिए 22 चुनाव से भी पहले कई आपकी पार्टी के नेता उधर चले गए। कौन गए बताओ? अब यशपाल आर्य की बात करें, अब 17 में आते हैं आप लोगों के साथ, फिर 22 में उधर चले जाते तो हैं। डूब गए ना, क्या हुआ बताओ ना? डूबती नाव में बैठे ना, आज पछता रहे होंगे। ये तो जनता ने तो चुना ना उन्हें। वो हरक सिंह इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो बिलबिला रहे हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं क्यों? आना चाहते हैं। नुकसान हुआ ना 5 साल का। तो आना चाहते हैं। हाँ तो आज बोलते तो वो दिल्ली में खड़े हैं, अच्छा, और क्या? संपर्क करते हैं आप लोगों से? क्यों नहीं आना चाहेंगे वो? हरक सिंह रावत बीजेपी में आना चाहते हैं? क्यों नहीं आना चाहेंगे? बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो अगर दरवाजे खुल जाते तो हरक सिंह रावत आ जाएंगे? आप लोग दरवाजे नहीं खोल रहे, आप ये कहना चाहते हैं? जी लेकिन वो आने के लिए इंटरेस्टेड है। भाई, उन्होंने कहा ना, उनका एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर लीजिएगा। उन्होंने कहा मैंने पहाड़ के हित में दल बदले। पहाड़ के हित में दल बदले। उन्होंने पहाड़ के हित शब्द का एक ऐसा, कितना हित हुआ क्या नहीं हुआ वो एक लंबा डिबेटेबल विषय है, वो लंबा हो जाएगा, उस पर मैं जाने रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक दरवाजा खोला हुआ है कि यदि मैं फिर दल बदलता हूँ तो मैं कह दूंगा मैंने पहाड़ के हित में बदला। अच्छा। समझ गए ना? तो उन्होंने एक रास्ता खोला हुआ है। तो जो आदमी रास्ता खोल के रखता है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, धर्मपुर सीट पर तो देखिए ऐसा लग रहा है कि हर एक नेता टूट कर पड़ना चाहता है। ऐसा क्या है धर्मपुर सीट, क्यों सबको इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है? कौन टूट पड़ रहा है? जैसे आपकी पार्टी में भी देखिए कई दावेदार कौन है? हैं, बताओ ना। कई दावेदार हैं। अब नाम रिवील मैं करूं ना, तो नाम बताओ ना, कोई एक आया हो सामने तो बता दो। कांग्रेस की बात करूं, हरीश रावत जो हैं वो अपने बेटे को चुनाव कांग्रेस में लड़वाना बहुत चाह रहे लोग हैं, हैं। कांग्रेस में बहुत लोग हैं, बीजेपी में ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा, कांग्रेस में जरूर है, क्योंकि वो दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी में आ गए हाँ। तो वहाँ पर एक वैक्यूम आ गया कांग्रेस के लिए। तो वहाँ लोगों को संभावना लग रही है कि हम टिकट मिल सकता है, क्यों खाली है ना सीट। दिनेश अग्रवाल जी वहाँ होते तो शायद ये लोग बोल नहीं पाते, पिछली बार नहीं बोल पा रहे थे। तो उनके यहाँ आने से वहाँ एक वैक्यूम आ गया, तो वहाँ हर आदमी अजमा रहा है उस सीट को। उनको थोड़ा सा लगता है क्योंकि मुस्लिम वोट ठीक ठाक है वहाँ पर, तो उसको लेकर वो आसान्वित हैं कि वहाँ से हमको वोट पड़ जाएगा, थोड़े इधर उधर जोड़ जाएंगे, शायद हम कहीं फाइट में आ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। और इसलिए उतने लोग वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, उतने लोग उसमें लगे हुए हैं। तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है बहुत ज़्यादा वहाँ टिकट को लेकर। वो कांग्रेस का सब्जेक्ट हो, मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं।
भाजपा में ऐसी कोई स्थितियां नहीं है। नहीं, हरक सिंह रावत अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो कहते हैं मैं जहां से भी, जिस सीट से भी चुनाव में उतरता हूं तो मेरी जीत होगी। अगर धर्मपुर वो सीट होती है अगर उनके लिए, अब तो ऐसा है ना, कंपटीशन देखिए, लगता है आपको हरक सिंह रावत से? देखिए, अगर मैं भी ऐसा होता तो मैं भी कह सकता हूं कि मुझे उत्तराखंड किसी भी सीट से लड़ा दो, मैं जीत सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं, मैं लड़ा तो नहीं कहीं से। मतलब कतनी करनी में फर्क होता नहीं, मैं लड़ा तो नहीं कहीं से। है। पिछली बार बहू को लड़ाया था कोटद्वार से, तो जीत गए क्या? हम्म, ये ऐसा नहीं को पहले नहीं हारे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम्म, वो हार भी चुके हैं, लोकसभा भी हारे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब धर्मपुर सीट में जो भी आएगा वो कांग्रेस ही आएगा। हमने तो कांग्रेस को हराना है ना, वो कोई हो, क्या फर्क पड़ता है हमको। चलिए ठीक है, चलते चलते कुछ कहना अगर आप चाहते हैं अपने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से। नहीं, मैं तो उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे दो बार अवसर दिया है और प्रयासपूर्वक ईमानदारी से जितना काम हो सकता है, जितने संसाधन हैं हम कर रहे हैं। आगे भी काम ऐसे गतिमान रहेंगे और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में भी धर्मपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि हमने कहा था कि बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, तो वाकई में यहाँ पर विनोद चमोली जी ने हमारे तमाम सवालों के जवाब बेबाकी के साथ दिए हैं। और फिलहाल देखना होगा, क्योंकि सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि समय से पहले भी हो सकते हैं चुनाव। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये जो हॉट सीट बनकर निकल रही है सामने, धर्मपुर सीट, आखिर यहाँ पर बीजेपी का क्या फैसला होता है। और अगर दोबारा से विनोद चमोली को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो किस तरीके की टक्कर नजर आती है। नमस्कार।